Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to continue with our series of how homeopathy was discovered और particularly अब हम last video में हमने cover किया था rise of homeopathy और उसी को हम continue करेंगे. हमने कुछ नाम discuss किए थे जो US में काफ़ी helpful थे in helping in rise of homeopathy. आज उसके बाद ही हम continue करेंगे क्योंकि abolitionist जो है यानी जो slavery से और women को मुक्त करा रहे थे उस वक्त यूएस में जो कि दो मेजर थे उनमें से विलियम लॉयड गैरिसन एंड ज़ैबिना ईस्टमैन वो स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट्स थे ऑफ होम्योपैथी यानी स्ट्रॉन्गली एडवोकेट कर रहे थे होम्योपैथी के फेवर में और बहुत सारे इंडिविजुअल होम्योपैथ्स भी पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव थे तो इसीलिए जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इटसेल्फ बिकेम आइडेंटिफाई विद द कॉज ऑफ फीमेल एंड ब्लैक इमेंसिपेशन यानी फीमेल्स और ब्लैक्स को स्लेवरी से मुक्त कराने का के साथ ये मेडिसिन एसोसिएट होने लगी और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी नॉर्थ ऑफ अमेरिका में ज़्यादा बढ़ी व्हेन वी कंपेयर इट टू द साउथ ऑफ अमेरिका जहाँ पे वो रिटार्ड हुई तो स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट करते हैं कि नंबर ऑफ़ होम्योपैथ्स न्यूयॉर्क में डबल होते थे एवरी 5 years फ्रॉम 1829 टू 1869. होम्योपैथी जो है डिसप्रपोर्शनेटली पॉपुलर थी विमेन में नॉट ओनली एज पेशेंट्स बट एज प्रैक्टिशनर्स. फर्स्ट विमेंस मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड वॉज होम्योपैथिक बॉस्टन फीमेल मेडिकल कॉलेज विच वॉज फाउंडेड इन 1848. 4 साल बाद यही कॉलेज न्यू इंग्लैंड फीमेल मेडिकल कॉलेज बन गया एंड इन 1873 ये मर्ज हो गया बॉस्टन यूनिवर्सिटी के साथ और अनदर होम्योपैथिक कॉलेज बन गया. होम्योपैथ्स जो है ऑल्सो एडमिटेड विमेन फिजिशियंस इनटू देयर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंसिडरेबली बिफोर ऑर्थोडॉक्स फिजिशियंस डिड. ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है. होम्योपैथ्स ने एडमिट किया विमेन को इनटू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इन 1871 while women were not invited into the American Medical Association until 1915. ऑर्थोडॉक्स मेडिकल स्कूल जो कि जॉन्स हॉपकिंस में था फाइनली उन्होंने अग्री किया टू एक्सेप्ट विमेन स्टूडेंट्स एज लेट एज 1890. लेकिन वो इस वजह से नहीं था क्योंकि उनको विमेंस राइट्स में इंटरेस्ट था. उस स्कूल्स को या उस यूनिवर्सिटी को जो है अराउंड $500,000 एंडाउमेंट दिया गया था इस चीज़ के लिए. हार्वर्ड ने ये ऑफ़र टर्न डाउन कर दिया था. बहुत सारे जो क्लर्जी थे वर नॉट ओनली पर्सनली सपोर्टिव ऑफ होम्योपैथी लेकिन उन्होंने जो है उसको स्प्रेड करने में भी मदद की बाय वर्ड ऑफ माउथ. मैरी बेकर एडी जो फाउंडर थी क्रिश्चियन साइंस की हु जनरली वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड टू द यूज़ ऑफ ड्रग्स उन्होंने एक्नॉलेज की होम्योपैथी की वैल्यू और कहा कि एविडेंसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड ऑफ spiritualization greet us on every hand. Drug systems are quitting their hold on matter and so letting in matter's higher stratum mortal mind. Homeopathy, a step in advance of allopathy, is doing this. ऐसा उनका अपना पर्सनल ओपिनियन था. There is no comparison as such in today's world. We are all helping patients fight diseases क्योंकि और ऐसे जो फॉरेन अगेंस्ट ओपिनियंस आते हैं वो तब ज़्यादा आते हैं जब कोई चीज़ इमर्ज हो रही होती है या किसी चीज़ के अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहा होता है और जब जो मौजूद पद्धतियां हैं वो जब फाइट ही डिजीज़ से कर रही हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट एज सच कोई ओपिनियन होना नहीं चाहिए बिकॉज इट शुड बी द टारगेट शुड बी ट्रीटिंग द पेशेंट. और जो एलोपैथी का वर्ड है वो हैनेमैन ने कॉइन किया था टू रेफर टू ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन. प्रेस जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी होम्योपैथी की. जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन रिग्रेटफुली एक्नॉलेज किया था इस चीज़ को उन्होंने कि वी ऑल नो परफेक्टली वेल दैट द सिंपैथी ऑफ द प्रेस जनरली एंड ऑफ द पब्लिक इज़ विद द होम्योपैथ्स.
हेनरी जेम्स जो कि एक और एडवोकेट थे होम्योपैथी के, उन्होंने पोर्ट्रे किया था इस मेडिकल साइंस को इन सच अ पॉजिटिव लाइट इन हिज नोवेल कॉल्ड द बोस्टोनियंस। रेफरेंस जो है कैरिड ओवर रहा रीसेंट मूवी मेड फ्रॉम दिस बुक, और उसमें एक सीन है फ्रॉम दिस मूवी विच इज सेट इन द 1880s। बैसिल रैंसम प्लेड बाय क्रिस्टोफर रीव एड्रेसेस मिस Birdseye, the grand dame of the women's movement, played by Jessica Tandim। तो उसमें इन्होंने एक मूवी में ये पोर्ट्रे किया कि होम्योपैथी उस वक्त कितना फॉलो की जा रही थी एंड कितना लोकल पब्लिक में भी प्रेवलेंट थी। होम्योपैथी पर्टिकुलरली पॉपुलर थी अमंग द एजुकेटेड एंड द अपर क्लासेस, लेकिन उसकी गुड रेपुटेशन अमंग द पुअर भी बन चुकी थी। Some of the support no doubt resulted from the free homeopathic dispensaries in many cities. However, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से होम्योपैथी डेवलप हुई थी, उसकी इतनी इमेंस पॉपुलैरिटी और उसकी सक्सेस इन ट्रीटिंग वेरियस इन्फेक्शंस एंड एपिडेमिक डिजीज़ रेज हुई थी थ्रू आउट अमेरिका एंड यूरोप इन 1800s। स्टैटिस्टिक्स ये इंडिकेट करते थे कि जो डेथ रेट्स थे इन होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स फ्रॉम दीज एपिडेमिक्स वर ऑफन 1/2 to as little as 1/8 as compared to those in orthodox medical hospitals, according to the statistics. Cincinnati homeopaths were so successful in treating people during 1849 cholera epidemic that homeopaths published a daily list of their patients in the newspapers, giving names and addresses of those who were cured and those who died. इतना कि वो आइडेंटिटी रिवील कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 3% ऑफ द 1116 होम्योपैथिक patients died, while between 48 to 60% of those under orthodox medical treatment died। अब यहाँ पे कितने पेशेंट्स जो है ऑर्थोडॉक्स मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर थे वो मेंशन नहीं किया गया। तो ये था कि होम्योपैथी कैसे कैसे राइज कर रही थी। अब और कैसे राइज की और क्या क्या इंसिडेंट्स हुए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video, subscribe to the channel, and do not forget to mention your comments in the comment section. Thank you so much.